नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नंदीग्राम के संग्राम में ममता बनर्जी ने दर्ज किया नाम, शुभेंदु ने साधा निशाना, कहा ममता को क्यों बोलना पड़ा हिंदू, गलत किया चंडीपाठ। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, 4 साल पहले बीजेपी ने काटी थी टिकट, अब सौंपी राज्य की सत्ता। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, पीसी चाको ने सोनिया को भेजा इस्तीफा, कहा केरल कांग्रेस के साथ काम करना मुश्किल। मनसुख हीरेन मामले में सचिन वाजे को पद से हटाया, एनआईए ने शुरू की जांच, कई ठिकानों पर की छापेमारी। अफगान शांति वार्ता में भारत की भी होगी हिस्सेदारी, पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद भी सफल रही भारत की कमेटी। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने भी आज नंदीग्राम में पदयात्रा की और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्यों अब इस समय खुद को हिंदू बोलना पड़ रहा है। सीएम ने गलत चंडी पाठ किया था, उन्होंने गलत चंडी पाठ कर हिंदुओं का अपमान किया है। पहले राम नाम लेकर अपमान किया था और अब मां चंडी का अपमान किया है। उन्होंने ममता बनर्जी को बाहरी करार देते हुए कहा कि वह भी ब्राह्मण की संतान है। यदि ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो ये टीका लगना और गले में कंठी पहनना छोड़ देंगे। बंगाल में मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शुभेंदु पर हमला बोला था और खुद को हिंदू की बेटी करार दिया था। डॉक्टर मनीष, आज ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से नामांकन दाखिल कर दिया है, तो उसके बाद क्या तस्वीरें वहां देखने को मिली? देखिए, वहां पे बहुत ही कांटे की लड़ाई है, महासंग्राम है नंदीग्राम में। वो इसलिए है कि दोनों ही लीडर काफ़ी मजबूत स्थिति में है और ये कोई प्रेडिक्ट कर दे कि भाई ममता जीत जाएगी या शुभेंदु जीत जाएगा, ये इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लड़ाई बहुत जोरदार होने वाली है। एक तरफ ममता बनर्जी एक बहुत ही बंगाल की सबसे पॉपुलर लीडर है ग्राउंड लेवल पर, और उन्होंने अपना सारा जो उसको कह सकते हैं कि जो टीएमसी का जो उत्थान हुआ, पार्टी तो पहले थी लेकिन नंदीग्राम के आंदोलन से ये पार्टी इतनी बड़ी बनी कि वो सरकार बनाने के लायक बनी। और इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे वहाँ अधिकारी फैमिली का एक बड़ा हाथ था, जिससे ये शुभेंदु अधिकारी आते हैं। अब वहाँ पे मसला बट रहा है कि क्या कैंपेन हो। ममता बनर्जी को अब ये कहना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और स्टेज के ऊपर उन्हें मंत्रोच्चारण करना पड़ रहा है। ये अपने आप पे बताता है कि ममता बनर्जी कितनी बैकफुट पे है, क्योंकि आज तक वैसे तो धर्म को लेकर के कई जगहों के हर इलेक्शन में बातचीत होती है कि धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से, जिस घबराहट में ममता बनर्जी ने मंत्रोच्चारण किया, वो काली पाठ कर रही है, वो हर तरह के श्लोक्स का उच्चारण कर रही है, एक दिन में 13 मंदिर जा रही है, ये तो साफ संकेत है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम को लेकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और अधिकारी परिवार का जो वर्चस्व है वहाँ, उससे उनको डर लगने लगा है। यानी कि नंदीग्राम में दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को भी अब कहीं ना कहीं चुनाव में हारने का डर सताने लगा है, जिसके तहत उन्होंने अब हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना सीएम बदल लिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। दिलचस्प बात यह है कि 4 साल पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से आए सतपाल महाराज के लिए तीरथ सिंह रावत का टिकट काट दिया था। इसके बावजूद उन्होंने ना तो पार्टी छोड़ी और ना ही पार्टी से बगावत की, बल्कि सतपाल महाराज को जिताने में अहम भूमिका अदा की। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पहले लोकसभा का टिकट दिया और अब सीएम का ताज सौंप दिया। डॉक्टर मनीष, एक तरफ बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत से टिकट नहीं उनको दिया था पहले, और अब उनको सत्ता ही सौंप दी। देखिए, वो पुराने स्वयंसेवक है, आरएसएस का बैकग्राउंड है, और जो लोग वैचारिक रूप से कमिटेड होते हैं किसी विचारधारा, किसी संगठन को लेकर के, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं कि आपको टिकट नहीं मिला तो आप किसी और जगह पर चले गए। अच्छी बात यह है कि इनका बैकग्राउंड बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, गांव से ज़मीन के लीडर हैं, और ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसे तो नाम बहुत सारे चल रहे थे,
टेलीविज़न चैनल ने तो कई सारे लोगों के नाम बता करके उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया था, लेकिन ये पता नहीं था कि इस तरह के बिल्कुल ही लो प्रोफाइल शख्स को बीजेपी में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो इन्हें याद रखनी चाहिए कि किस वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई। मुख्यमंत्री बनना किसी भी लीडर के जीवन का एक बहुत ही एक जो कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक क्षण होता है, और ये मौका हर किसी लीडर के जीवन में नहीं आता है। और आपको इसी 5 साल 4 साल जो आपको मौका मिलता है, उसी दौरान आपको अपनी छवि, अपनी योग्यता साबित करनी होती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने तब पूरा विरोध भी चल रहा था, लेकिन इनको मोदी साहब और अमित शाह जी का वर्चस्व प्राप्त था, इसलिए उनको बनाया गया। लेकिन पिछले 4 सालों में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे इनकी योग्यता निखर करके सामने आए। ये एक पॉपुलर लीडर बनने में वो कामयाब नहीं हो पाए, इस वजह से उनकी कुर्सी चली गई। जो लोग उस वक्त विरोध कर रहे थे, वही लोगों के चक्कर में ये परिवर्तन हुआ है। अब यही चुनौती नए चीफ मिनिस्टर की होगी। 1 साल के अंदर चुनाव लड़ना है। अगर वो बीजेपी को फिर से जिताने में कामयाब हो जाते हैं, अपनी इमेज, अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तब तो उत्तराखंड में एक नए बीजेपी लीडर का उत्थान देखा जा सकता है। और अगर बीजेपी हार जाती है इनके नेतृत्व में, तो फिर ये उन्हीं कई सारे जो चीफ मिनिस्टर्स उत्तराखंड में बदले गए हैं, उनकी गिनती में ये शामिल हो जाएंगे। यानी कि जिन हालातों के तहत तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया है, उसके बाद उनके सामने चुनौतियां भी कई खड़ी हो गई हैं। उधर एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़ने से बेजार कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता पीसी चाको ने इस्तीफा दे दिया है। खुद पीसी चाको ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और अपना इस्तीफा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। इस्तीफे के ऐलान के बाद चाको ने कहा कि केरल कांग्रेस की टीम के साथ काम करना मुश्किल है। इसके साथ ही चाको ने केरल के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी नाराजगी जताई है। डॉक्टर मनीष, क्यों पीसी चाको ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है? अब यही फर्क जो पिछली खबर में हमने बताया कि वैचारिक जो पार्टियां होती हैं, जो लोग विचारधारा से कमिटेड होते हैं, वो पार्टी छोड़ने का काम नहीं करते। पीसी चाको कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। इनके पास दिल्ली की कमान थी। ये दिल्ली के इंचार्ज हुआ करते थे। उस वक्त इंचार्ज हुआ करते थे जब शीला दीक्षित जैसी बड़ी लीडर दिल्ली में मुख्यमंत्री हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने अपनी गेम बजाने के चक्कर में शीला दीक्षित की पूरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी का बंटाधार दिल्ली के अंदर में अगर किसी ने किया तो वो चाको साहब ने किया। ये भी एक हकीकत है। अब केरल के अंदर उनको उनके मन के मुताबिक टिकट वितरण नहीं हो रहा, तो उससे वो नाराज़ हो गए। और नाराज़ हो गए तो उन्होंने वो जैसे G23 एक विद्रोही रूप में है, तो इन्होंने बाकायदा पार्टी ही छोड़ दी। पीसी चाको जैसे लीडर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खतरा है, क्योंकि ये अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में पार्टी को नुकसान करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। और इसलिए ये फ़र्क राहुल गांधी को भी समझना चाहिए, और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज देश के अंदर में है उनको भी समझना चाहिए कि अगर आप अपने राजनीतिक दल को विचारधारा से विमुख कर देते हैं तो ऐसे ही लीडर सुर्खियों में आते हैं। यानी कि टिकट वितरण पर नाराजगी जताते हुए अब पीसी चाको ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उधर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक से भरी कार प्रकरण के मामले की जांच में अब तेजी आ गई है। एनआईए की टीम ने मुंबई आते ही पूछताछ और छापेमारी शुरू कर दी है। टीम लगातार इन्फॉर्मर्स से मुलाकात कर रही है। इस टीम को आईजी लेवल के अधिकारी लीड कर रहे हैं। वहीं जांच एजेंसी ने मामले में बहुत कुछ जान लिया है। साथ ही उस इनोवा के बारे में भी जानकारी हासिल की है जो विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के साथ अंबानी के घर के बाहर आई थी। इसके अलावा कल एनआईए की टीम मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया पहुंची। वहां इस टीम के अधिकारियों ने सुरक्षा गार्ड्स और ऑफिसरों से पूछताछ की। मामले में एक बड़ी खबर यह भी है कि कल देवेंद्र फडणवीस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद आज उन्हें पद से हटा दिया गया है। डॉक्टर मनीष, एनआईए को क्या खास जानकारी हाथ लगी है और सचिन वाजे को क्यों पद से अब हटा दिया गया है? देखिए, सचिन वाजे के खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि सचिन वाजे के ऊपर कई सारे सवाल हैं, और ये जवाब जब तक आता नहीं है, जब तक इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है, तब तक इन्हें पुलिस सर्विस में रखना ये खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि ये
चूंकि चीफ मिनिस्टर के लाडले पुलिस अधिकारी हैं, तो इनका जो रसूख है, इनका जो ये किसी भी जांच को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी में है। तो लेकिन जैसे ये चारों तरफ से घिरने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने बस इतना किया है कि उनको क्राइम ब्रांच से हटा करके किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया है, उनका निलंबन नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में बताता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर उद्धव ठाकरे उसे बचा रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई राज होगा। अब एक तो कहानी ये है, दूसरी कहानी एक और है कि जो एनआईए को मालूम चला है, जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो हिरेन साहब, जो मनसुख हिरेन जिनकी ये स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसकी तहकीकात के दौरान में ये मालूम चला है कि 17 तारीख को, मतलब जिस दिन उन्होंने ये कहा कि उनकी स्कॉर्पियो गायब हो गई है, जो शिकायत दर्ज की गई थी, उस दिन वो एक उबेर टैक्सी का इस्तेमाल उन्होंने किया था। और उस उबेर टैक्सी के ड्राइवर ने एनआईए के सामने ये खुलासा किया है कि वो किसी एक जगह के लिए उन्होंने बुकिंग की थी, लेकिन कार में बैठने के बाद उन्होंने उस जगह का जो लैंडिंग लोकेशन है उसको बदला, ड्रॉपिंग लोकेशन को, और उसके बाद वहाँ हिरेन साहब ने किसी एक शख्स को गाड़ी की चाबी दी, कुछ चाबी दे करके फिर वहाँ से वो अलग हुए, वहाँ से निकल गए। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये किसके कहने पे स्कॉर्पियो की चाबी दी गई, क्या वाकई ये स्कॉर्पियो चोरी हुई थी, या फिर कि जिस तरह से मनसुख हिरेन की वाइफ दावा कर रही है कि ये जो चिट्ठियाँ जो चीफ मिनिस्टर को लिखी गई, कमिश्नर को लिखी गई, वो सचिन वाजे के कहने पे लिखी गई, तो ये क्या ये पूरा प्लॉट किसी के कहने पे तैयार किया गया था? तो ये एक बहुत गंभीर विषय बनता चला जा रहा है। मुंबई माया नगरी है, फिल्मी दुनिया है वहाँ पे, और ये कहानी भी अब बिल्कुल फिल्मी होती चली जा रही है। यानी कि उद्धव ठाकरे का सचिन वाजे से प्रेम अब भी खत्म नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें पद से हटाया गया, लेकिन उनका निलंबन नहीं किया गया। वहीं अमेरिका ने भारत को अफगान शांति वार्ता में शामिल किया है। रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान के साथ भारत भी अब इस इलाके की शांति के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप का हिस्सा होगा। हालांकि अमेरिकी फैसले से पाकिस्तान, रूस और चीन की चिंता बढ़ गई है, खासकर पाकिस्तान की, क्योंकि वो भारत को अफगान शांति वार्ता से दूर रखने का हिमायती था। लेकिन एक बार फिर पाक की चाल नाकाम रही। भारत की सफल और प्रभावशाली कूटनीति के चलते पाकिस्तान अपने अभियान में विफल रहा और अफगान शांति वार्ता में भारत को भी शामिल किया गया। डॉक्टर मनीष, अफगान शांति वार्ता में भारत की हिस्सेदारी से क्या फायदा होगा? अफगान शांति वार्ता में भारत का शामिल होना ये अपने आप में बताता है कि हिंदुस्तान की जो विदेश नीति और जो डिप्लोमेसी है वो सही रास्ते पे है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला था कि जिसमें पाकिस्तान चीन के साथ मिलके ये लगातार इस कोशिश में था कि अफ़गानिस्तान के सारे पीस प्रोसेस से हिंदुस्तान को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ, वो बॉर्डर स्टेट नहीं है। ईरान है उसमें, पाकिस्तान है उसमें रूस है, उसमें चीन है और उसमें अमेरिका भी है। तो ये सारी ये जो रोड मैप बन रहा था, तो ये लगातार चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिश जारी थी। लेकिन हिंदुस्तान का जो स्टेक अफ़गानिस्तान के अंदर है वो इन सभी देशों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो अफ़गानिस्तान की जनता है उनका विश्वास इन सभी देशों से ज़्यादा भारत के ऊपर है। भारत ने वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो स्कूल का हो, वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो हिंदुस्तान ने बना के दिया है। वहाँ पे डैम्स हिंदुस्तान बना रहा है, हॉस्पिटल्स बना रहा है, स्कूल्स बना रहा है, कॉलेजेस बना रहा है, वहाँ पे सड़क निर्माण जो हो रहा है, और जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो वहाँ के लोग यही कहते हैं कि हिंदुस्तान की कंपनियां ही आकर के अफ़गानिस्तान के इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। उन्हें ना अमेरिका पे विश्वास है, ना चीन पे विश्वास है, और पाकिस्तान से तो उनकी जानी दुश्मनी है। तो ऐसे में भारत वहाँ तो सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, समय भी दे रहा है, वहाँ पे एनर्जी भी लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है, और वहाँ कोई बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल प्लान बन रहा हो, कोई शांति के लिए कोई रोड मैप तैयार की जा रही है, और उससे भारत अलग हो जाए, ये तो संभव नहीं था। और इसलिए चीन और पाकिस्तान के लाख कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी भारत को उस क्लब में शामिल करवाने में कामयाब हुए हैं। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है।
यानी कि चीन और पाकिस्तान ने भारत को अफगान शांति वार्ता से दूर रखने की तमाम कोशिशें की, लेकिन दोनों ही देश अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों की नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।